नमस्कार, सवेरा इंडिया इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले आपसे बात करते हैं पंजाब की सियासत की, जहां कांग्रेस में जारी विवाद को लेकर आज राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिलेंगे। ये मुलाकात आज शाम को होनी है। पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामले को हल करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई थी, जिसके सामने सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों पेश हुए थे। कमेटी ने राज्य के और भी कई विधायकों और सांसदों से बात की थी। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी दिल्ली आकर, और अब आज सोनिया गांधी और कैप्टन की ये मुलाकात होने जा रही है। माना जा रहा है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में बड़ा पद मिल सकता है। ये हम सभी जानते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें पंजाब में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वो बात करते आए हैं। तो पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान जोर पकड़ ली है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अधिकतर विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि प्रदेश की कमान हुड्डा को सौंपी जाए। फिलहाल कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको हटाने की मांग की जा रही है। हरियाणा के कुल 90 में से 31 विधायक कांग्रेस के हैं। इनमें से 21 कांग्रेस विधायकों की सोमवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर बैठक हुई। इसके बाद ये 5-5 के ग्रुप में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे। मैं आपको लबोलबाब ये बताऊं कि हमने जो बात इनको कही है उसमें कि पार्टी मजबूती कैसे मिले, ये बात हम कह के आए हैं। क्योंकि कोरोना के पीड़ में और किसान आंदोलन के बीच में मतलब कैसे पार्टी मजबूत हो, ये हमने डिस्कस किया है। हरियाणा में 2014 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस 2019 में भी वापसी नहीं कर पाई। बीजेपी की गैर जाट राजनीति को तवज्जो देना इसकी वजह बताई जाती है, जबकि कांग्रेस की राजनीति में जाटों का बोलबाला रहा है। पहले अशोक तंवर और फिर उसके बाद कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन शैलजा की सांगठनिक क्षमता पर हुड्डा समर्थक सवाल उठा रहे हैं। शैलजा जी पार्टी की अध्यक्ष है, पर जहाँ तक बाकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अभी गठन नहीं हुआ है और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हुआ है, ब्लॉक का भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि अक्षमता है एक तरह से संगठन जो अभी नहीं बनना चाहिए। वी आर लेट। तो आप लोगों की ये मांग है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष बनाया जाए और संगठन को मजबूती दी जाए। इट इज ए चेंज ऑफ लीडरशिप इन द स्टेट इज ए प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड जी। लेकिन आप लोगों की इच्छा तो है ना। नहीं, वी हैव एक्सप्रेस आवर व्यूज इन कॉन्फिडेंशियल। हमने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। हुड्डा समर्थक विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात की भी इच्छा जताई है। राज्य में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार है। चुनाव तो अब 2024 में ही होने हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से राज्य में जो जमीन तैयार हुई है उससे कांग्रेस की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। हुड्डा समर्थकों ने भी इसलिए अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं बिहार की, जहां आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस में लालू प्रसाद यादव अरसे बाद अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, उन्हें संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर नीतीश कुमार पर जमकर हमले बोले। खास बात यह रही कि उससे ठीक पहले चिराग पासवान ने अपनी आशीर्वाद यात्रा शुरू की। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के करीब आने के संकेत भी दिए। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, देखिए हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। जेल, अस्पताल और बीमारी को पीछे छोड़ अपनी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस में शामिल हुए लालू यादव ने जैसे नेताओं कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी। जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर के साथ समाजवादी विरासत को याद किया और कहा कि गरीबों के राज्य को जंगल राज का नाम दिया गया। क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया। रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल राज आ गया। पुरानी विरासत के अलावा लालू यादव ने एक छोटा सा मास्टर स्ट्रोक भी खेला।
अपने साथी रामविलास पासवान को याद करते हुए। जबकि अपने पिता के जन्मदिन पर आशीर्वाद यात्रा के लिए पहले पटना और फिर हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने एलजेपी में अपनी जमीन वापस हासिल करने का सफर शुरू किया। मैं धन्यवाद करूंगा हर उस सत्ता पक्ष विपक्ष दल के नेताओं का और उन राजनीतिक दलों का जिन्होंने मेरे पिताजी की जयंती को इतने धूमधाम से अपने अपने कार्यालयों में मनाया। चिराग पासवान संतुष्ट थे। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। नीतीश इस अवसर पर पूरी तरह खामोश दिखे, जबकि आरजेडी ने भी पासवान के चित्र पर फूल चढ़ाकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। तेजस्वी ने भी नीतीश की जमकर खबर ली। अरे संगठित संस्थानों के भीष्म, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। 60 से 70 घोटाले हो गए, आज तक किसी पे कार्रवाई उन्होंने की। चिराग पासवान के रोड शो की सफलता के बाद बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसके पास सीमित विकल्प हैं। एक, या तो वो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए चिराग पासवान को बाहर रखते हुए पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि तब बीजेपी को बिहार में दलित समुदाय खासकर पासवान जाति के 6% वोटरों से हाथ धोना होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार के बाद आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच से सियासी हलकों में हलचल है। इस प्रोजेक्ट में लखनऊ में गोमती के दोनों किनारों के सौंदर्यीकरण, बगीचे, पेड़, फूल पौधे, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक इत्यादि बनाया जा रहा था। यहां फ्रांस से आया विशाल म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया गया था। योगी सरकार ने इसमें घोटाले के आरोप लगाए थे और इसकी जांच सीबीआई को दी गई थी। इसे देखकर लगता नहीं कि ये यूपी के किसी शहर की तस्वीर है, लेकिन रात की रंगीन रोशनियों में आसमान में उड़ते ड्रोन की नज़रों से गोमती नदी के खूबसूरत किनारे कुछ यूं ही नजर आते थे। लेकिन सरकार बदली तो सब बदल गया। सीएम योगी खुद एक रोज रिवर फ्रंट पहुंच गए और इससे जुड़े अफसरों को बुलाकर फटकार लगाई। बाद में इसकी जांच सीबीआई को दे दी। प्रोजेक्ट पे आरोप है कि इसमें 1531 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 1437 करोड़ खर्च हो गया। 95% खर्च हुआ, काम सिर्फ 60% हुआ। टेंडर में मनमानी की, कई काम बिना टेंडर के दिए, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर दिए, सस्ता काम महंगा कराया गया। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई ने पहला केस 2017 में दर्ज किया था, जबकि दूसरा केस अब 2021 में दर्ज हुआ है। दोनों एफआईआर में सरकारी अफसरों समेत करीब 200 आरोपी हैं, लेकिन जिन अखिलेश यादव की सरकार में गोमती रिवर फ्रंट का काम हुआ था, उन अखिलेश का दोनों एफआईआर में नाम नहीं है। सूत्रों की माने तो उनके खिलाफ जांच जारी है। सीबीआई ने आज 3 राज्यों में एक साथ 42 जगह रेड की। सिंचाई विभाग के इंजीनियर और मुख्य आरोपियों में से एक रूप सिंह के गाजियाबाद के घर रेड हुई। लखनऊ में कम से कम 17 जगह रेड हुई। इनमें ठेकेदार, सप्लायर और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के बंगलों पर रेड हुई। गोरखपुर में बीजेपी एमएलए राकेश सिंह बघेल के घर रेड हुई। उनके भाई अखिलेश सिंह ने रिवर फ्रंट में काम किया है। आगरा में अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर नितिन गुप्ता के यहाँ रेड हुई। इटावा में कॉन्ट्रैक्टर पुनीत अग्रवाल के घर सीबीआई टीम पहुंची तो वो फरार हो गए। सीबीआई ने उनका घर सील कर दिया। बुलंदशहर में ठेकेदार और कांग्रेस नेता राकेश भाटी के घर 4 घंटे सीबीआई की रेड चली। वो इसे सियासी कार्रवाई कहते हैं। मैंने रिवर फ्रंट में काम किया था जी। वहाँ की जांच चल रही है। उस जांच के संबंध में ये लोग आए थे। मेरे घर में उन्होंने सर्च किया जी। उन्हें जो कुछ मिला नहीं और वो यहाँ से चले गए। गोमती नदी में 45 करोड़ की लागत से एक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था। इस फाउंटेन के चलने पे इससे म्यूजिक निकलता था। ये तरह तरह की शक्ल अख्तियार करता था और इस पे लेजर लाइट से रोशनी की जाती थी। आरोप है कि इसकी खरीद के लिए केंद्र सरकार से इजाजत नहीं दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि चुनाव से पहले ये सब सियासत के लिए हो रहा है। अगर कहीं कोई शिकायत है, उस जांच का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है और जांच होनी चाहिए।
लेकिन जो टाइमिंग है और ईडी और सीबीआई की जो साख है कि जहाँ भी राजनीतिक संकट होता है, कहीं चुनाव होता है, वहाँ ईडी सीबीआई पहुँच जाती है। इस तरीके से इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लखनऊ में गोमती नदी के दोनों तटों पे 14 किलोमीटर के स्ट्रेच में बन रहा एक खूबसूरत रिवर फ्रंट एक बदसूरत विवाद का हिस्सा बन गया है। क्योंकि मामला सियासी है, इसलिए लोगों को ये शक होता है कि इसमें मालूम नहीं कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई, और मालूम नहीं इसकी पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी सकेगी या नहीं, या ये भी मायावती के तथाकथित स्मारक घोटाले की तरह उछलेगा और बंद हो जाएगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की भी बात करते हैं, जहां 100 करोड़ वसूली के आरोप से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख तीसरी बार भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर नहीं हुए। देशमुख के वकील ने ईडी को पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए अर्जी देने की जानकारी दी और फैसला आने तक हाजिर होने में असमर्थता जताई। ईडी ने मामले में अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को तलब किया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख तीसरी बार भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर नहीं हुए। उनकी जगह वकील ने ईडी को पत्र देकर सूचित किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए अर्जी दी है। कुछ दिनों में सुनवाई हो सकती है। फैसला आने तक उनका आना मुनासिब नहीं है। उसे अपने बचाव का पूरा अधिकार है, इसलिए उसे दस्तावेजों की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा था कि हर वो शख्स जिसके खिलाफ आरोप हैं उसे दस्तावेज मुहैया करवाए जाने चाहिए। की मुसीबत कम होती नजर नहीं आती। ईडी के मुताबिक अभी तक की जांच और गिरफ्तार 2 आरोपियों अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और PA कुंदन शिंदे के बयान से मनी लॉन्ड्रिंग के तार सीधे अनिल देशमुख और उनके परिवार से जुड़ रहे हैं। ईडी के मुताबिक इसके लिए 20 से भी ज्यादा डमी कंपनियां बनाई गई। ईडी को शक है कि मुंबई में बार और ऑर्केस्ट्रा वालों से वसूले गए 4 करोड़ 70 लाख रुपए इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए देशमुख परिवार की शिक्षण संस्था को ट्रांसफर किए गए। यहाँ तक कि अनिल देशमुख का बेटा ऋषिकेश देशमुख इन्हीं डमी कंपनियों में से एक मेसेस सबलाइन वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की मर्सिडीज कार इस्तेमाल करता है। ईडी ने अब अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। बहरहाल ईडी ने अभी तक कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो बातचीत हो पा रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अनिल देशमुख की अर्जी का विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि चूंकि अब तक वो 3 बार बुलाए जाने पर नहीं आ पाए हैं, तो उनके खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि बहुत कुछ अब निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट पर, जहां पर कि अनिल देशमुख राहत पाने के लिए जिन्होंने अर्जी दी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि लॉकडाउन में मिली छूट के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की बहार, लेकिन कोरोना नियमों का पालन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन में राहत देने का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और राज्य में 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। अच्छे मौसम और कोरोना के केसों में कमी की वजह से बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए निकले हैं। राज्य के धर्मशाला, कुल्लू, मनाली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं और सभी होटल भरे पड़े हैं। सड़कों पर पर्यटक ही पर्यटक नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लाइन और कतार आप देख सकते हैं। ऐसे में कोरोना से जुड़ी जो नियम है उसका पालन करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर पैदा हो गई है। कुल्लू, मनाली में पर्यटक कोरोना से जुड़े गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। हर साल राज्य में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से पर्यटन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और सिर्फ 32 लाख सैलानी ही पहुंचे थे।